नमस्कार। धीरेन्द्र पुनीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस देश में अगर आम जनता से इस वक्त कोई राय ली जाए कि आखिर आप किस सिस्टम में सुधार सबसे पहले चाहते हैं और कितना सुधार चाहते हैं, तो एक बड़ी संख्या इस देश के लोगों की होगी जो इस देश के जुडिशियल सिस्टम में बड़ा बदलाव चाहती है। वो तमाम लोग जो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, उन लोगों का जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी बात नहीं हो रही है। ये बात उस जनता की हो रही है जिसका कोई रिश्ता इन सीधे अदालती प्रक्रियाओं से नहीं है। इसके बावजूद भी उसको लग रहा है कि इस प्रक्रिया में, इस सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में कुछ तो ऐसा है जिसको बदलना इस वक्त ज़रूरी है। नहीं तो लोकतंत्र में अदालतों पर जो आस्था लोगों की है वो अब धीरे धीरे डिग रही थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक के बाद एक फैसले इस तरह के आ रहे हैं अदालतों से जो लोगों की विश्वास की नींव को हिला रहे हैं। और ये बात अगर जनता के अंदर है तो कितने दिन तक कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी? कितने दिन तक संसद, जिसमें तमाम पार्टियां शामिल हैं, वो इस तरफ देखेंगी क्यों नहीं? अभी हम लोग जब बातें कर रहे हैं तो कई ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं जो ये दिखाते हैं कि जो जनमानस है उसकी जो अपेक्षाएं हैं, देखिए दो हिस्से हो सकते हैं कि कानूनी तौर पर अदालतें इस तरह का फैसला दें जो कानून की दृष्टि से सही हो, लेकिन कई बार ऐसे फैसले होते हैं जहां ऐसा लगता है कि कानून के साथ साथ लोगों की भावनाओं के साथ भी खेला जा रहा है, तब वो विरोध शुरू होता है। और अब लगता है केंद्र सरकार और तमाम पार्टियां जो संसद में हैं वो एक पेज पर आती जा रही है, और वो पेज है कि अदालतों में अब सुधार जरूरी है। जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक आधारभूत आचार संहिता लागू होने का ये सही वक्त आ गया है, क्योंकि सरकार ने बहुत कोशिश की थी, एनजेसी नेशनल जुडिशियल जो कमीशन बनाने की कोशिश की थी। जिस तरह से उस सिस्टम को खुद सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से हटा दिया था, यानी ऑटोनोमस जो सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इस देश में डेवलप किया है, जो दुनिया के किसी भी देश की जुडिशियल सिस्टम को उससे ज़्यादा ताकतवर है। यानी कई बार ये लगता है कि जुडिशरी ने अपने आप को संविधान से भी ऊपर करके रख लिया है, जब वो खुद ही ये तय करती है कि वो किसको जज बनाएगी, किसको सुप्रीम कोर्ट भेजेगी, किसको वो जो है हाई कोर्ट्स में जज नियुक्त करेगी। ये तमाम चीज़ों पर लगातार बहस हो रही थी, लेकिन हाल फिलहाल में जिन दो मसलों को लेकर, और ख़ास तौर से एक मसले को लेकर तो इस देश की जनता जैसे उद्वेलित हो रही है और उसका असर विधायिका तक पहुंचा। अब कल जिस तरह से संसदीय समिति की जांच, जो जन शिकायत व विधि से जुड़ी संसदीय समिति है, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर बहुत सारे तीखे सवालों के साथ एक पूरी तैयारी की है। उन्होंने न्याय विभाग को एक नोट तैयार करने के लिए कहा है कि ऐसे मामलों में आचार संहिता क्यों नहीं होती, क्योंकि कोई सरकारी कर्मचारी, छोटे से छोटा और देश की ब्यूरोक्रेसी में चाहे वो कितनी ऊंचाई पर क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ करप्शन का कोई मामला दिखता है तो सीधे उस शख्स को सस्पेंड होना पड़ता है, और यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी जाती है अगर उस पर मामले प्रूव होते हैं। और प्रेमा फेसी प्रूफ जो होता है एफआईआर, तो उसके कोई भी लिखा सकता है, कभी भी उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। लेकिन यही मानक जब जस्टिस के लिए आता हो, और ख़ास तौर से दिल्ली का जो जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनका घर संसद से मुश्किल से कुछ 100 मीटर दूर होगा, जो देश की सारे लोकतंत्र की जननी है, उस संसद से कुछ 100 मीटर दूर बैठे हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हो, जो जस्टिस वर्मा, यानी दिल्ली हाई कोर्ट ऐसा तो देखिए कानूनी तौर पर आप देखेंगे तो सब हाई कोर्ट बराबर हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ की एक छोटी सी हलचल पूरे देश में एक आंधी या शोर मचा सकती है। तो उसी तरह जस्टिस वर्मा के घर में जब नोटों का एक इतना बड़ा बड़ा जखीरा जब वो जला,
तो उसका वीडियो भी बना और वो वीडियो सर्कुलर हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच भी शुरू की और जब जांच शुरू हुई उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। 64 पन्नों की इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि सीधे तौर पर उसमें उनकी भूमिका साफ नहीं है। उनकी बेटी का जो बयान था वो काबिले यकीन नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई उनको नहीं मालूम है कि ये किसने रखा है। वो सफाई किसकी हुई, आज तक उन नोटों का क्या हुआ, उस पर एफआईआर नहीं हुई। इस पर संसदीय समिति ने सीधे तौर पर सवाल उठाए कि भाई ये एफआईआर क्यों नहीं हुई है, नकदी मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है। समिति के सदस्यों ने पूछा कि भाई जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए अब तक प्रस्ताव आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। इन्होंने सांसदों ने कहा जजों के लिए आचार संहिता जरूरी है और एक विस्तृत नोट तैयार हो। इसमें विभिन्न दलों के तमाम सांसद शामिल थे, यानी इसमें सिर्फ वो सरकार का नहीं है कि सरकार उस पर कोशिश कर रही हो, या ये जो कहा जाता है कि जुडिशरी पे अगर कुछ भी चीज़ मूव होती है तो वो अंकुश लगा रही है सरकार उस पर और सरकार उसको बांधना चाहती है। इस तरह के बहुत सारे नॉनसेंस आप सुनते हैं उस समय जब भी कभी इस समय इस सरकार में या इससे पहली सरकारों में जब भी जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। लेकिन जब से ये जो सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम आया तब से लगा कि जैसे कोई एक किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी से मुक्त हो गई है। जो भी वो कहते हैं वही कानून है, चूंकि कोर्ट ऑफ लॉ है, जो वो कहते हैं उसको माना जाता है। वो केंद्र सरकार के कानूनों को रिव्यू कर सकते हैं, वो ऐसे तमाम चीज़ों में छूट दे सकते हैं या कोई नया नज़ीर कायम कर सकते हैं जो उनको लगता हो कि ये गलत है। और अभी सरकार के कई बिल पेंडिंग हैं, वहाँ हमने देखा कई सारे और ख़ासतौर से वक्फ पर बहस चल भी रही है, जहाँ ये तय हो रहा है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति की समय सीमा बांधी। तो ये सब संविधान के जो ढांचा है उसके अगेंस्ट दिख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ज़रूर उठ रहा है कि आखिर न्यायपालिका किसको रिप्रेजेंट करती है या किसके अंदर क्या कोई कानून उसको बांध सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस ने यह सवाल देश के तमाम लोगों के सामने खड़ा किया। और जब लोग सवालों से घिरते हैं तो वो अपने नेताओं की तरफ देखते हैं, अपनी पार्टियों की तरफ देखते हैं। ये जो सिफारिश है, लगता है कि सरकार और जो लोग हैं, जो संसद में चुने गए नेता हैं, उसमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल हैं, वो अब चाहते हैं कि अदालतों की जिस तरह की मनमानी है अब इस पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। क्योंकि इस वक्त देश की संसद में दो जस्टिस के खिलाफ मामले भी हैं जिन पर महाभियोग लाना है। एक जस्टिस शेखर जो वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, जिनके पास एक उत्तेजक बयान या कम्युनल बयान जिसको कहा गया उसको देने की आरोप हैं, उसके लिए महाभियोग चल रहा है। उसकी प्रोसेस मतलब महाभियोग की प्रोसेस शुरू हो रही है। दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा हैं जिनको जिस सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने प्राइमा फेसी ये मान लिया कि हाँ उनके खिलाफ जो सबूत हैं, जो नोटों को जलाने के जो सबूत थे वो हैं। तो इसके बावजूद उनके लिए जो आज तक सिफारिश की जा सकी है, क्योंकि उनको इतनी बड़ी इम्यूनिटी दी गई, और ये इम्यूनिटी इसलिए दी गई थी ताकि इस देश में कोई राजनीतिक दल, चूंकि आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये 25 जून भी है और 1975 से लेकर आज तक पूरे 50 साल हो चुके। उस वक्त ये देखा गया था जुडिशरी ने किस तरह बिना रीढ़ के होकर सत्ता के चरणों में चुम्बन करते हुए वो सबसे खतरनाक काले दिन थे किसी भी देश के लिए। लेकिन अब उसी जैसा माहौल आपको इसलिए दिखता है कि वो जुडिशरी ये कह तो रही है कि उसकी तरफ कोई भी आंख उठेगी या वो तमाम चीजें देख लेंगी। लेकिन आप ये देखिए कि इतने ग्लेरिंग एग्जाम्पल पर जो वो नोटों की संख्या थी 1.5 फीट की ऊंचाई मानी जा रही है। उस स्टोर के जो वीडियो दिख रहा है उसमें 1.5 फीट की ऊंचाई तक नोटों की गड्डियां लगी थी। अगर आप में से किसी को बहुत सारा ये शौक हो तो वो 1.5 फीट तक नोटों की गड्डियां नहीं तो मनोरंजन बैंक के नोट लगाकर देख सकता है कि ये संख्या शायद कुछ करोड़ से लेकर कुछ 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये लोगों की अलग अलग बात है। और वो नोट आखिर चले कहाँ गए, उनको हटाने के आदेश किसने दिए थे, इस पर भी अभी अंधेरा है। संसदीय समिति ने इस पर सवाल पूछे या नहीं, अभी इस पर नहीं पूरी डिटेल आई है। लेकिन वो अंधेरे में है, आखिर वो जले अधजले नोट हैं कहाँ।
वो सब पर भी, चूंकि अगर किसी कर्मचारी के यहाँ ये नोट मिलते तो आपको लगता है कि वो नोट इसी तरह बहा सकता था, कोई आदमी उसके यहाँ से उन नोटों को ले जा सकता था। ये सिर्फ एक जस्टिस के विशेषाधिकार की वजह से, जिसको इतनी बड़ी गड़बड़ी के बाद भी, इतने बड़े आरोपों के बाद, संगीन आरोपों के बाद आपने भेजा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बनाकर। हालांकि उनको काम नहीं दिया गया, लेकिन ये तो कोई भी इसको तो ना कोई पनिशमेंट माना गया, ना इसको कोई चीज़ मानी गई। ये तो एक आपने लोगों के जहन से दिल्ली से हटा के उनको इलाहाबाद भेज दिया, उनके साथ समझौता गया, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। सीजेआई ने उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा था। अब आप फिर ये सवाल बनता है कि फिर आखिर जनता क्या करे, क्योंकि जनता में करने के लिए तो उसके नेताओं को करना है, कानून तो संसद को बनाना है, संसद ही कानून बनाएगी, वहाँ वो तमाम दल पहले इकट्ठे हों। लेकिन अब जिस तरह से लग रहा है, जिसमें मैंने कहा कि क्यों अब संसद वो पर कतरना चाहती हैं, जो संविधान के ऊपर से उड़कर गुजर रहे हों, उनमें जो लोग शामिल थे उनमें किस किस पार्टी के लोग थे, और ये कोई ऐसे ही जो सांसदों का जो संसदीय समिति है, इसमें सिर्फ इस तरह के लोग नहीं, जो मैं संसदीय समिति के लोगों के नाम बता रहा हूं, जिनके तीखे सवालों ने ये रास्ता दिखाया है कि अब सरकार एक आचार संहिता को, जो आधारभूत आचार संहिता होगी, उसको लागू करने की तरफ बढ़ सकती है। इसमें अगर हम लोग देखें तो भाजपा सांसद जो इसके अध्यक्ष है, जो ब्रजलाल हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं, यानी लॉ से उनका साबका पड़ता रहा होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मनोनीत सांसद हैं रंजन गोगोई, वो भी इसमें शामिल हैं। यानी आप खुद मान सकते हैं सीजेआई, एक्स सीजेआई इस समिति में है, तो उनके तीखे सवाल जो है वो कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ एक आग के धुएं के अंदर आग की तरफ इशारा करते हैं। दूसरे हैं पूर्व कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी है, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं सुखेंदु शेखर रहे, कांग्रेस सांसद वो वरिष्ठ वकील, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, विवेक तन्खा भी इसमें शामिल है। तो ये जो पूरा इस समय चल रहा है, वो तमाम लोग ये सवाल ही नहीं कर रहे, वो जनता के सवालों को एक चेहरा दे रहे हैं। वो लोग जो बोल रहे हैं वो जनता के अंदर से उठ रहे सवाल हैं कि आखिर ये ऑटोक्रेसी कब तक चलेगी। ये अपने आप को एक ये देने के लिए कि हम स्वतंत्र न्यायपालिका हैं, वो संविधान से स्वतंत्र कैसे होंगे। आज इस पर दो मामले मुझे लगता है कि दोनों बहस है, क्योंकि अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के लिए किरण रिजिजू जो हैं वो अभी तमाम विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं, और उस पर यह उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा। लेकिन इसके पास होने से, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया है और अभी तक का कोई केस तो नहीं है, लगता है कि वो उससे पहले जैसे ही ये इस पर बहस होगी उससे पहले वो इस्तीफा दे सकते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उससे उनकी तमाम सुविधाएं बची रहेंगी। यानी वो जो एक पूर्व न्यायाधीश को सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन मिलती है, जो स्टाफ मिलते हैं, वो उनको बदस्तूर मिलता रहेगा अगर वो महाभियोग के लिए जो प्रस्ताव पारित है उससे पहले वो इस्तीफा दे देते हैं। तो वो एक तैयारी है। लेकिन दूसरा एक और आना है जो ये बता रहा है कि अब ये बेचैनी सिर्फ जनता के अंदर नहीं, तमाम पार्टियों के अंदर भी है। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है उसमें 55 सांसदों के साइन थे। उसके बाद साइन होने, चूंकि इसकी लीड की थी किसने, वो की थी शेखर यादव के खिलाफ, चूंकि उनके बयान को बीजेपी के एक आनुषंगिक संगठन के दौरान दिया गया बयान था, उसको कम्युनल माना गया, लिहाजा कपिल सिब्बल ने इसके खिलाफ महाभियोग का एक प्रस्ताव के लिए लीड इन किया था। लेकिन अब जो उस प्रस्ताव पर साइन हुए थे 55, जो मिनिमम चाहिए किसी भी महाभियोग के लिए, राज्यसभा में आपको 50 चाहिए और लोकसभा के 100 सांसदों के साइन चाहिए। लेकिन इसमें जब 55 सांसदों के साइन है तो उसके बाद उनको वेरीफाई किया जाता है कि ये साइन ओरिजिनल है कि नहीं। अब तक 45 सांसदों के साइन वेरीफाई हो चुके हैं, लेकिन जिनके वेरीफाई नहीं हुए उनमें से कपिल सिब्बल साहब खुद हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि उनको नहीं मिला है, उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर पुष्टि के लिए उनको कोई ईमेल नहीं मिला, जबकि राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि 6 महीने में उनको 3 बार ईमेल भेजा जा चुका है। ये देखिए आप किस तरह से जो एक चर्चाओं में आने की बात होती है, पॉलिटिकल फायदा उठाने की बात होती है, और दूसरा उस पर सही से एक्शन लेने की बात होती है। इसके अलावा जिनको साइन नहीं है उनमें आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा है, व संजीव अरोड़ा जो अभी लखनऊ, वो मुझे लगता है कि अब उनके साइन का कोई वो अर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो राज्यसभा से हटकर विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं, तो उनका कोई नहीं होगा। इसके अलावा तृणमूल की सुष्मिता देव हैं, कांग्रेस के जेके मणि, अजीत भुइया, जीसी चंद्रशेखर व फयाज अहमद ने
अभी तक ईमेल का जवाब नहीं दिया। एक और बड़ा दिलचस्प केस उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चे के सरफराज अहमद का है, जो सचिवालय उनके उस पर 2 साइन है। तो उनमें से सरफराज का कहना है उन्होंने एक ही साइन किया, तो दूसरा साइन किसका है, इस पर अभी जांच चल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि यदि जनता का विश्वास अदालतों से हट रहा है तो उस पर कोई ना कोई तो आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि जनता सिर्फ वहीं जा सकती है जब वो अपने खिलाफ किसी तरह सरकार की, चाहे सरकार के सारे मसले हों, चाहे फिर आपस के मसले हों, उन सब में जिस आदमी की मध्यस्थता अगर उसको कानून के साथ ही होनी है, कानून से ही होनी है, और जो लोग कानून की व्याख्या करते हैं उन पर यकीन नहीं होगा, तो आप आगे की तरफ सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह अभी फिर एक सवाल हुआ था कि वजाहत, आपको याद होगा शर्मिष्ठा पनोली वाला केस, जिसमें उनको एक उसको अरेस्ट किया गया था कि उसमें मुस्लिम कुछ धार्मिक उनके लिए उसने कोई बेअदबी के लिए एक पोस्ट को इसलिए माना गया, और उसको कोर्ट की तरफ से, आपको मालूम है कि इलाहाबाद वहाँ से कोलकाता कोर्ट से पुलिस आई गार्डनरीज थाने की और पकड़कर यहाँ लेकर गई। और उस समय कोर्ट की, चाहे वो लोअर कोर्ट, उसने जितनी जल्दी की उनको भेजने में, उस पर बहुत सवाल उठे, लेकिन वो हाई कोर्ट से जमानत मिली। लेकिन जिस आदमी ने उनके खिलाफ ये शिकायत दी थी कि उन्होंने धार्मिक उसका मजाक बनाया है और चोट पहुँचाई और इस तरह की, वो वजाहत उसके खिलाफ, वो हैबिचुअल ऑफेंडर था, उसके खिलाफ 6 अलग अलग जगह पर FIR हुई। लेकिन जब आसाम पुलिस, जो यकीनन उसको पकड़ना चाह रही थी, उससे पहले ही कोलकाता पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। ये अरेस्ट बहुत सारे लोगों की निगाह में सिर्फ एक प्रिवेंटिव अरेस्ट थी, ताकि उसको जो है असम पुलिस के हाथ ना लगने दिया जाए। तो अब वहाँ से उसको, जब वो सुप्रीम कोर्ट आता है इन 6 में, तो उसको वहाँ से गिरफ्तारी के खिलाफ वो मिल जाती है, क्योंकि वो गिरफ्तारी, और उसको 15 जुलाई तक एक रेस्ट दे दिया जाता है एक आवाज़ के साथ। जबकि इसी मामले में कोई भी स्वत संज्ञान या इस तरह की कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट को लेकर अक्सर सवाल कर रही हैं। आज हम लोग खबरों की खबर में एक दूसरी खबर, चूँकि बहुत ज़्यादा खबर हम लोग नहीं करना चाहते, एक और खबर हम लोग उसको एनालिसिस करना चाहते हैं, वो है राहुल गांधी की। राहुल गांधी एक ऐसे छापामार युद्ध में अब मुझे लगता है प्रवीण होते जा रहे हैं, जिसमें कोई आधार हो ना हो, बस वो आरोप लगाएं और उसके बाद भाग निकले अपने लोगों के बीच में। ये कौन सी रणनीति है और इस रणनीति से वो क्या हासिल करेंगे, ये अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देश में जो इस समय राजनीतिक माहौल है वो 2 हिस्सों में पूरी तरह बटा दिखता है। एक तरफ आप देखेंगे कि जो बीजेपी समर्थक हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के विरोधी हैं। अब उसमें कई सारे खेमे हो सकते हैं। तो राहुल गांधी जिस तरह से आरोपों को लगाकर फिर भाग निकलते हैं, उसमें उनके लोगों को हो सकता है कि ये बात बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन एक उस वोटर के पास जो वोटर सरकारें बनाते हैं, यानी स्विंग वोटर्स हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में नहीं है, वही ये तय करते हैं कि सरकार किसकी आएगी। वो ये उनको तो फैक्ट्स चाहिए, वो कुछ चीज़ों को गौर करेंगे। अब वो राहुल गांधी के तमाम आरोप, अब मुझे मालूम नहीं कि उन आरोपों को वो कैसे जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि जब भी उन आरोपों के लिए उनसे बहस का कोई आमंत्रण दिया जाता है, उस वक्त वो कन्नी काट लेते हैं। कल फिर उन्होंने, जो इस समय उनका सबसे पसंदीदा खेल बना है, वो है कि वो चुनाव आयोग पर लगातार हमले कर रहे हैं, और उनको जो हमला है उसमें सबसे ज़्यादा उनका जोर रहता है महाराष्ट्र में जिस तरह से उनकी पार्टी और गठबंधन की हार हुई है, वो अब तक उनको हजम नहीं हो रही है। हम अगर उसको देखते हैं कि उन्होंने पहले भी कुछ दिन पहले आरोप लगाया, इसको अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो पहले ही जिस तरह से आरोप उन्होंने लगाया था, वो चुनाव के तुरंत बाद उस पर आयोग ने बहुत विस्तृत जवाब दिया था। अब फिर आरोप लगे थे, तो कल फिर उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये कोई गड़बड़ी नहीं थी, ये जनमत की चोरी थी। उन्होंने सीधे तौर पर महाराष्ट्र में गड़बड़ी की, और चूंकि सबसे पहले उन्होंने सीएम के चुनाव क्षेत्र का उदाहरण दिया, जो नागपुर साउथ वेस्ट का इलाका है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में 5 महीने में 8% वोटर बढ़े, कुछ बूथ पर तो 20 से 50% वृद्धि हुई। और उन्होंने कहा मीडिया ने बिना सत्यापित किए अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हजारों मतदाताओं का पता लगाया, पर चुनाव आयोग ने सिर्फ चुप्पी साध रखी, ये गड़बड़ियां नहीं, वोट की चोरी है। उन्होंने जो CCTV फुटेज की मांग फिर दोहराई,
अब इस पर चुनाव आयोग उनके साथ, जब उन्होंने पहली बार इससे पहले आरोप लगाया था वो खुलेआम की साहब कुछ दिन पहले कि साहब वोट की चोरी, चुनाव आयोग ने ये किया, चुनाव आयोग ने वो किया, तो चुनाव आयोग चूंकि ये दिसंबर में ही उनके जवाब आरोपों का जवाब विस्तृत तौर पर दे चुका था और वो आज भी आप लोकसभा की साइट पर जाकर माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग की साइट पर जाकर देख सकते हैं। उसमें उनके आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया गया था। जो वोट में जो लास्ट टाइम पर बढ़ने वाले वोटों की संख्या थी उसको उन्होंने आंकड़ों के साथ साबित किया था कि अगर वो दिन के वोटों को देखें तो वो संख्या कम हुई है, बजाय इसके कि वो अप्रत्याशित बढ़ी हो। इसके साथ ही जो नए वोटर जुड़ने और पुराने वोटर हटने की संख्या को भी उन्होंने पुराने जो डाटा थे उनके साथ इक्विवेलेंट करके दिखाया था। उसमें कोई अप्रत्याशित बढ़ोतरी नहीं थी जिसको गड़बड़ी कहा जा सके। इसके साथ साथ वो जवाब भी दिया गया था कि आपकी पार्टी 1,48,000 जो चुनावी एजेंट थे उनमें से 28 या 38,000 सिर्फ कांग्रेस के एजेंट थे। तो लिहाजा उन एजेंटों पर जिस तरह का सवाल उठता है कि क्या वो बीजेपी के ही पार्टी के पार्ट थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने, लेकिन अब चुनाव आयोग इस मसले पर चूंकि बहुत ज़्यादा शार्प तरीके से उनका जवाब देना चाहता है। इतने दिन उन्होंने क्या किया है, चुनाव आयोग ने उनको सीधे तौर पर 12 जून को एक ईमेल किया था। उस ईमेल में उनसे कहा था कि वो अपने सवालों को लेकर जब भी, जिस दिन भी, जिस समय चाहें पहले से टाइम तय करके उनके साथ बैठकर उस पर स्पष्टीकरण ले सकते हैं, यानी उस पर बातचीत कर सकते हैं। ये उन्होंने किया है, लेकिन ईमेल के जरिए भेजे गए इसको जो पत्र का कोई जवाब नहीं आया। ये जानता था आयोग कि राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पास शायद लाखों मेल आते होंगे, उनकी टीम उन मेल्स में शायद चुनाव आयोग का मेल ना पढ़ पाए क्योंकि उनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा होगी और फिर कल को ये सवाल किया जा सकता है कि साहब वो मेल नहीं पढ़ पाए। लिहाजा आयोग ने व्यक्तिगत तौर पर उनके आवास पर एक पत्र भेजा सेम भाषा में और उसको रिसीव भी कराया कि आप इसको रिसीव कीजिए और जब आपको लगे आप इसका जवाब देकर समय तय कीजिए और उस पर आ जाइए, खुद बात करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन आयोग को अब तक कोई भी इसका जवाब नहीं मिला, ना तो आने का मिला। निर्वाचन आयोग के सचिव ने पत्र में कहा आपने 7 जून को महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। ऐसे आरोप आपने चुनाव के बाद भी लगाए थे 24 दिसंबर को। इन पे जवाब मिल चुका, वेबसाइट है। अगर आपको कोई मुद्दा है तो कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी इन सारे मसलों को कोर्ट में उठा चुके होंगे और आप अगर हमें लिख सकते हैं, अगर कोई मुद्दा बच गया होगा तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी बात करना नहीं चाहते, आरोप लगाना चाहते हैं। ये रणनीति अभी तक तो कम से कम उनके समर्थकों के अलावा बाकी किसी की समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन सा मुद्दा है जिसको वो भुनाकर आगे आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी के लिए मत इकट्ठा करना चाहते हैं। इस बात पर काफ़ी सारे लोगों के, अगर आप देखेंगे लगातार बातचीत भी हो रही है, तमाम पार्टियां, उनके जो सहयोगी संगठन है, यानी जिनके साथ उनकी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, वो यदा कदा कभी कभी उनके सुर में सुर मिलाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा वो कभी इस तरह के हमले नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं वो जीतते भी हैं। उनकी पार्टियां चुनाव में जीतती हैं तो उनको ये मालूम है कि इस तरह की कोई चीज़ किसी भी घटनाक्रम पर अगर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मिलता है तो वो उसको मानते हैं, क्योंकि उनके साथ बातचीत होती है। और इसी दौरान चुनाव आयोग ने पूरे उसमें कई पार्टियों के साथ मीटिंग भी कर ली है। आयोग ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी के साथ बैठक की। इसमें भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, बसपा सुप्रीमो मायावती भी शामिल हो चुकी, केजरीवाल खुद हो चुके और एनसीपी के कॉनरेड संगमा और नेतृत्व जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शीर्ष है वो शामिल हो चुका। उनके साथ बातचीत हो रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया है। जो मैं आपको बता रहा था, उन्होंने 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट के साथ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए 1,08,000 बूथ लेवल एजेंट शामिल थे, जिसमें से 28,000 कांग्रेस के थे। तो वो लगातार ये बात चुनाव आयोग पर और तमाम संस्थाओं पर जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, वो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की किसी सुविचारित रणनीति का हिस्सा है। उनको शायद ये यकीन आ गया है कि महाराष्ट्र में वो जीत रहे थे,
और चूंकि जब आपको यकीन आ गया तो अब आप उससे आपको कौन हिला सकता है, क्योंकि ये बहुत साल पहले आप में से जिन लोगों को फिल्म देखने का शौक होगा, खासतौर से हॉलीवुड की फिल्में, वॉन डम की एक फिल्म थी बहुत पुरानी जिसमें उसको ये यकीन आ जाता है, वो एक ऐसे सैनिक की भूमिका निभा रहा था जिसको ये यकीन आ जाता है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी चल रहा है और उसकी जो यूनिट है उसके लोग भागे हुए लोगों को उसको पकड़ने का काम दिया गया, लिहाजा वो जाकर अलग अलग हिस्सों में पकड़ता है। वो बहुत बड़ी मूवी हिट थी, सक्सेस हिट थी। मुझे लगता है कि उस मूवी का कुछ हिस्सा अब राहुल गांधी अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग पर आप जब तक उनके उस पर जाकर सीधे तौर पर बात नहीं कर सकते हैं तब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आपके जो कट्टर समर्थक हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को ये यकीन आ जाए कि हाँ ये चाहते क्या हैं, वो जो कह रहे हैं वो सच है। जैसे वेणुगोपाल हैं, वेणुगोपाल को हमेशा ये यकीन रहता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, लेकिन उसके अलावा कोई भी आदमी उनकी इस बयान को मुझे नहीं लगता कि वो मानता है। अब हम लोग देखेंगे कि आगे राहुल गांधी के इस बयानों पर आखिर चुनाव आयोग कहता क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए मैंने एक इमरजेंसी की स्पेशल सीरीज़ की है, बहुत कम लोगों ने देखा है उसको। मैं चाहता हूं कि उस सीरीज़ को देखा जाए, क्योंकि इतिहास के बहुत सारे हिस्से उसमें दर्ज हैं और वो आने वाली नस्लों तक एक सबक के तौर पर जाना चाहिए। उसका दूसरा और तीसरा हिस्सा भी मैं बनाऊंगा। पहले हिस्से में राजनीति पर चर्चा की, आखिर वो कौन से कारण थे और क्या उस समय राजनीति हुई, इस पर थी। दूसरी सीरीज में हम अदालत पर बात करेंगे, किस तरह इस देश की सर्वोच्च अदालत ने इस देश के नागरिक का मूल अधिकार यानी जीवन का अधिकार ही सस्पेंड करने की सरकार की उसको मान्यता दे दी थी, यानी पूरी तरह से जो न्याय की अवधारणा है वो ढह चुकी थी। और तीसरे में हम उन साहित्य कर्मियों और तमाम पत्रकारों की बातचीत करेंगे जिन्होंने उस वक्त सत्ता के चरण चुंबन में अपनी उसको महसूस किया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।